गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कैसे हैं आप सभी। आज लगभग एक हफ्ते 10 दिन के बाद मैं वीडियो बनाने आया हूं और आज मैं अकाउंट्स की वीडियो लेकर आया हूं। चैप्टर 4 आज हम कंप्लीट कर देंगे। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो 11th में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां हमने अकाउंट्स का लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 कंप्लीट किया हुआ है और साथ ही साथ हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 1 और 2 कंप्लीट किया हुआ है। आज हम चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आज हम इसको खत्म कर देंगे। 3 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा दूं, क्या बोलते हो? करवा दिया जाए तो कर लेते हैं। कैश और कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। मैंने आपसे कहा था बच्चों, जब हम कैश बेसिस में करते हैं तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कितना कैश इन, कितना पैसा अंदर आया, कितना कैश आउट, कितना कैश बाहर गया। इसमें हम बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते वो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, कौन से ईयर का है। हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे कि प्रीवियस है या करंट है। हमें सिर्फ मतलब है कि कैश आया या कैश गया। और इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट, परचेज, एक्रूड इनकम, इन सबको हम कैश बेसिस में नहीं लेते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्यू बट नॉट पेड। मतलब हमने सर्विस तो ले लिया है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो जेब से पैसा गया नहीं तो हमें उसको नहीं लेना है। क्रेडिट परचेज मतलब उधार में आपने सामान लिया, इसमें भी जेब से पैसा नहीं गया, इसको भी नहीं लेना है। और एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब आपने पैसे कमा तो लिए हैं लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं। आपकी शॉप है, आपने गुड सेल कर दिया, बेच दिया, लेकिन पैसे अभी तक आपको नहीं मिले, तो वो आएगा एक्रूड इनकम। तो जब पैसे मिले ही नहीं है तो उसको हमें लेना नहीं है। तो ये हमारा कैश बेसिस का सिस्टम है। सिर्फ कितना पैसा अंदर आया, कितना पैसा बाहर गया, ये देखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट परचेज और एक्रूड इनकम को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन यानी जेब में पैसा ना आया ना जेब से पैसा गया। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कैश में प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस बात से फर्क पड़ता है पैसा आया या पैसा गया। और एक्रूअल बेसिस में हमें सिर्फ किसको लेना पड़ता है? करंट ईयर को। एक्रूअल बेसिस में बच्चों हमें सिर्फ किसको लेना है? करंट ईयर को। यानी कि अगर कुछ भी प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का है तो उसे हमें नहीं लेना है। एक्रूअल बेसिस में हमें प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का या आने वाले समय का हमें नहीं लेना है। और साथ ही साथ एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा एक्रूड इनकम? क्योंकि आपने माल बेच दिया है तो आपका हक बन गया है पैसे, भले आपको मिला नहीं है पर करंट ईयर में आपने माल बेच दिया है तो इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग, आपने सर्विस ले लिया है इसलिए आपको इस एक्सपेंस को प्लस करना पड़ेगा एक्सपेंस में। और प्रीपेड, जिसको हम एडवांस पेड भी कहते हैं, ये किसका होता है? नेक्स्ट ईयर का। मतलब अगले साल का पैसा आपने अभी से ले लिया, पटा दिया, पे कर दिया आपने। मतलब
आपने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का भी जो एक्सपेंस है वो पे कर दिया, एडवांस दे दिया। आपने सामान अभी तक लिया नहीं, आपने 50 टीवी ऑर्डर किए और आपने 50 टीवी का पेमेंट पहले ही कर दिया, टीवी अभी तक आपको डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड। या फिर आप बच्चों ने 12th की फीस अभी 11th में ही कर दी, तो वो भी क्या है? प्रीपेड। तो ये सब नेक्स्ट ईयर का है। तो प्रीपेड अगर टोटल एक्सपेंस में इंक्लूडेड है तो हमें उसको माइनस करना है। अगर टोटल एक्सपेंस में प्रीपेड जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए 5,000 पेड है, ध्यान से समझिएगा बच्चों इस बात को, 5,000 पेड सैलरी इंक्लूडिंग 1,000 प्रीपेड। मतलब आपने 5,000 सैलरी चुकाया, लेकिन उसमें 1,000 प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर का है। तो इस 5,000 से आपको 1,000 माइनस करके आपको कितना एक्सपेंस लेना है? 4,000। और अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है 4,000 सैलरी पेड और 1,000 सैलरी प्रीपेड, तो यहां पे दोनों एक्सपेंस अलग अलग हैं, तो आप सैलरी पेड को एक्सपेंस में लेना और इस प्रीपेड जो 1,000 इसको लेना ही मत, क्योंकि अलग से दिया है। बात का ध्यान रखें बच्चों, अगर अलग से प्रीपेड दिया है तो उसको लेना ही नहीं है, और अगर टोटल में इंक्लूडेड है तो उसको हमें क्या कर देना है? माइनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद और क्या माइनस होगा? एडवांस रिसीव्ड, ये भी माइनस हो जाएगा। अगर टोटल इनकम में एडवांस रिसीव्ड है तो वो भी माइनस हो जाएगा। क्यों? एडवांस मतलब अगले साल का पैसा आपने अभी से ले लिया। क्या आपने सर्विस दी? क्या अगला साल आया? अभी तक नहीं। और हमें क्या चाहिए? सिर्फ करंट ईयर, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर लेना नहीं है। और एडवांस रिसीव्ड किस ईयर का होता है? नेक्स्ट ईयर का। तो टोटल इनकम में अगर एडवांस रिसीव्ड है तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर अलग से एडवांस रिसीव्ड है तो उसको हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैश और एक्रूअल बेसिस को रिकॉल करवा दिया। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके इसको फिर से भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस इलस्ट्रेशन 4 को करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा कैश बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? कैश। यहां मैंने लिख दिया इनकम और यहां मैंने लिख दिया एक्सपेंस। सबसे पहले कैश सेल्स, कुछ भी बेचना मतलब इनकम होता है, और कैश में हुआ है मतलब पैसा आया है, तो इसको हमें इनकम में लिखाना पड़ेगा। 5 लाख कैश सेल्स। इसके बाद क्रेडिट सेल्स, उधार में माल बेचा गया। अगर उधार में माल बेचा है, पैसे तो आए ही नहीं, तो क्या इसको हमें लेना है? नहीं लेना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस, मतलब किसी ने आपके यहां काम किया लेकिन आपने उसको अभी तक पेमेंट नहीं दिया, क्या जेब से पैसा गया? नहीं, तो इसे भी नहीं लेना है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, टाइम से पहले पैसे दे दिए लेकिन पैसे गए ना जेब से, खर्चा हुआ ना, तो हमें इसको लेना पड़ेगा। तो एक्सपेंस में 2,500 प्रीपेड इंश्योरेंस। क्यों? पैसा जेब से जा रहा है, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कैश में कि वो प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है या करंट ईयर का, बस क्या पैसा आया या पैसा गया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है मतलब जेब से पैसा कटा ही नहीं, आपने बिजली का बिल ही नहीं भरा है, वो भी जेब से पैसा नहीं गया, नहीं लेना है। इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव हुआ है एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये जो इनकम है 5,000, इसमें एडवांस इनकम को नहीं लिया गया। वैसे लिया भी होता तो हमें उसको लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो एडवांस है या करंट है या वो प्रीवियस है, बस पैसा आया या पैसा गया। इनकम रिसीव्ड है 5,000 मतलब पैसा आया।
5,000 इनकम रिसीव्ड। अगला, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये हमें लेना पड़ेगा क्योंकि इनकम है ना, तो हमें लेना पड़ेगा। ये इनकम नॉर्मल इनकम था, इसमें एडवांस इंक्लूडेड नहीं था और इसमें अलग से एडवांस इनकम है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, एडवांस हो प्रीवियस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आ रहा है आपको कैश में लेना पड़ेगा। कितना इनकम आया एडवांस में? 1,000 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चों लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा, अगर यहां पे एक्सक्लूडिंग के जगह इंक्लूडिंग लिख देता कि इनकम रिसीव्ड इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये जो 5,000 है उसमें 1,000 रुपए घुसा हुआ है, तो आप अगर इसको दोबारा 1,000 लेते तो गलत हो जाता बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहां पे लिखा है इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब एडवांस जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसमें इंक्लूडिंग लिखा होता इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो मैं ये 5,000 ले लेता, लेकिन ये 1,000 को नहीं लेता। क्यों? ये 1,000 उसमें पहले से ही इंक्लूडेड है, यानी 4,000 नॉर्मल इनकम और 1,000 एडवांस इनकम, तो 5 में वो दोनों आ जाता। अगर मैं 1,000 दोबारा से ले लेता तो वो गलत हो जाता, लेकिन क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा है तो ये करंट ईयर का इनकम है और ये नेक्स्ट ईयर का, तो दोनों को मैंने अलग अलग से ले लिया। ठीक है, अगला एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब आपने पैसे कमा लिए लेकिन आपके जेब में पैसा आया नहीं, आपने रिसीव नहीं किया, तो जब जेब में पैसा आया ही नहीं तो हमें इसको लेना नहीं है। कैश परचेज मतलब आपने माल खरीदा और पैसे पटा दिए, जेब से पैसे कट गए। कितने कट गए? 275, पैसा गया। कैश परचेज 2,75,000। क्रेडिट परचेज आपने माल खरीदा लेकिन बदले में पैसे नहीं दिए, क्या जेब से पैसा गया? नहीं, तो इसको हमें नहीं लेना है। सैलरी पेड आपने वर्कर्स को सैलरी दी, मतलब जेब से पैसा गया, तो इसको हमें लेना पड़ेगा। सैलरी या वेजेस पेड 44। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, फिर से पैसा गया, लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 11,000। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है कि नहीं है, पैसा गया है, लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500 है और ये प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने 2,500 लिया हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, मतलब ये जो 10,000 है इसमें ये प्रीपेड घुसा हुआ है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है देखिए, इंक्लूडिंग। तो क्योंकि आपने प्रीपेड पहले ले लिया है तो इसको दोबारा नहीं लेना है, तो इस 10,000 में से इस 2,500 को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 10,000 में से आप 2,500 को माइनस करिएगा, कितना आएगा? 7,500। ये था आपका प्रीपेड। और प्रीपेड क्यों माइनस कर रहा हूं बच्चों? क्योंकि मैं प्रीपेड पहले ही ले चुका हूं 2,500। अगर मैं इसको पूरा 10 ले लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। अब आप समझिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है? एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आपको साइंस के मार्क्स पता है कि साइंस में आपको 80 मिला आउट ऑफ 100, आपको साइंस का टोटल मार्क्स पता है। अब इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में आपको मिला 25, केमिस्ट्री में आपको मिला 25 और बायो में आपको मिला 30। कुल मिला के आपको साइंस में 100 में 80 मिला। 25 50 और 30 80। अब अगर बच्चों आपको टोटल मार्क्स पता है कि आपको 80 मिल गया है, अब आप उस 80 टोटल में फिर से 25 25 और 30 प्लस कर दिए, तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 160 आउट ऑफ 100। क्यों? आपने डबल काउंटिंग कर लिया। जब टोटल दिया है
तो इंडिविजुअल मार्क्स को आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर ये टोटल आपको नहीं दिया था तब आप तीनों को प्लस करके यहां कितना ले लेते, 80। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस अलग से 2500 हमने यहां पे ले लिया है, और यहां पे जो टोटल दिया है उसमें प्रीपेड इंक्लूडेड है, तो उसे मुझे हटाना पड़ेगा वरना डबल हो जाएगा। तो उस 10,000 में मैंने 2500 को माइनस किया, कितना इंश्योरेंस, 7,500। इंश्योरेंस पेड 7,500। इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे कि आप इस 10,000 को ले लेते, इसमें प्रीपेड घुसा हुआ है, तो फिर आपको ये 2,500 यहां पे लेना नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों को टोटल करेंगे 10 आ रहा है और टोटल आपको दे दिया है। तो जब टोटल आप ले लेते 10,000 तो 2,500 को अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वही चीज आपको समझा रहा था। चलिए, कैश बेसिस का हमारा हो गया। कैश बेसिस में कुल मिला के हमारे जेब में कितने रुपए आए, 5,06,000। 5,06,000। और एक्रुअल बेसिस, सॉरी कैश बेसिस में खर्चे कितने हुए, 275 और ये दोनों 10, 285। 285 और 11, 296। 296 और 4, 3 लाख, 3,40,000। तो बताइए, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, मतलब इनकम या रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, तो क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ, 5,06,000 माइनस 3,40,000, 1,66,000। ये आपका कैश बेसिस हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे एक्रूअल बेसिस से। ये ऑन है ना, एक्रूअल बेसिस। और एक्रूअल बेसिस में मैंने बोला था बच्चों, सिर्फ हमें लेना है कौन सा ईयर, करंट ईयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश सेल 5 लाख लेना पड़ेगा, पैसे आए, कैश सेल्स। उसके बाद क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल को पता है बच्चों क्या कहेंगे, एक्रूड इनकम। क्यों, आपने माल बेच दिया तो पैसे आपने अर्न कर लिए, आपने रिसीव नहीं किया, लेकिन माल तो आपने बेच दिया ना, आपकी कमाई तो हो गई। तो क्रेडिट सेल कितना है, 2 लाख। क्रेडिट सेल्स, करंट ईयर में आपने माल बेचा तो आपको उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लेना पड़ेगा, मैंने बोला था। क्यों, आपने सर्विस ले लिया है करंट ईयर में, और आउटस्टैंडिंग हमेशा करंट ईयर में ही होता है, एक्रूड भी हमेशा करंट ईयर में ही होता है। आपने सर्विस ले लिया ना, भले आपने पेमेंट नहीं किया, आपने सर्विस ले लिया तो इट हैज टू बी टेकन। कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी, 4,000। तो एक्सपेंस में मैंने डाल दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लेंगे, प्रीपेड क्यों नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि प्रीपेड होता है कौन से ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। और मैंने बोला था हमें कौन सा ईयर लेना है, सिर्फ करंट ईयर, तो प्रीपेड को हम नहीं लेंगे। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमेशा किस ईयर का होता है, करंट ईयर का। याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड ऑलवेज करंट ईयर, प्रीपेड नेक्स्ट ईयर, और हमें लेना है करंट ईयर। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ले ली है, भले आपने पेमेंट नहीं किया, आपने सर्विस ले ली है, इट हैज टू बी टेकन। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना, 1,000। इसके बाद इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये इनकम को हमें पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडवांस इनकम एक्सक्लूडेड है, इसके अंदर एडवांस इनकम नहीं है, तो ये आप पूरा ले लेंगे इनकम।
मतलब इनकम में आ जाएगा 5000 इनकम। और अगर बच्चों यहां पे लिखा होता इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इस 5000 से इस एडवांस को मैं क्या करता, माइनस 1000 और लेता फिर 5 से 1 माइनस करके 4000। लेकिन इसमें एडवांस इनकम नहीं है इंक्लूडेड, तो मैंने पूरा 5000 ले लिया। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कौन से ईयर का होता है, ये नेक्स्ट ईयर का। और मैंने बोला था कोई भी नेक्स्ट ईयर का हमें नहीं लेना है। आउटस्टैंडिंग हमेशा किसका होता है, करेंट ईयर। करेंट ईयर। एक्रूड इनकम भी हमेशा होता है करेंट ईयर। ठीक है, इसके बाद एक्रूड इनकम देख लीजिए, अभी मैंने बोला अलग से दिया एक्रूड इनकम कौन सी ईयर का होता है, ये करेंट ईयर। आपने कमा लिया, आपको मिला, लेकिन कमा तो लिया है ना, तो 3000 एक्रूड इनकम। इसके बाद कैश परचेज लेना पड़ेगा 2,75,000, 2,75,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश को लेते हैं, लेकिन एक्रूअल में कैश को भी लेते हैं और क्रेडिट को भी लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रेडिट परचेज, परचेज तो किया है ना आपने, पैसे नहीं पड़ा, लेकिन माल तो आपने उठा लिया, तो लेना पड़ेगा। क्रेडिट परचेज कितना, 125। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। कैश बेसिस में सिर्फ कैश परचेज और कैश सेल्स को लेते हैं, लेकिन एक्रूअल बेसिस में कैश को भी लेते हैं और क्रेडिट को भी लेते हैं, क्योंकि दोनों करंट ईयर के होते हैं। सैलरी पेड गया पैसा 44, सैलरी पेड 44। इलेक्ट्रिसिटी पेड 11, इलेक्ट्रिसिटी पेड 11,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, मतलब इस 10,000 टोटल है और इसमें प्रीपेड इंक्लूडेड है, और प्रीपेड होता है नेक्स्ट ईयर का, तो मुझे प्रीपेड को क्या करना पड़ेगा, माइनस। और प्रीपेड ये रहा 2,500, तो ये जो टोटल 10,000 है, इंश्योरेंस 10,000, इसमें से माइनस हो जाएगा बच्चों प्रीपेड, और प्रीपेड कितना है 2,500। तो करेंट ईयर का इंश्योरेंस कितना है बच्चों, 7,500। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना, 10,000, सॉरी 7,500। इसमें से क्यों माइनस नहीं किए थे बच्चों, बिकॉज ये एक्सक्लूडिंग था, मतलब इसमें अगले साल का इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है, तो इस 10,000 में 2,500 को मैंने माइनस किया। करंट ईयर का इंश्योरेंस है 7,500। अब खत्म, अब चेक कर लेते हैं कितना आया इनकम, 5 to 7, 7,08,000, ये हमारे करंट ईयर का रेवेन्यू है। एक्सपेंस देख लेते हैं, 5 to 8, 5 to 80, 380, 4,05,000, 4,49,000, 4,60,000, 467,500, 467,500। तो अभी भी आप देख सकते हैं आपका रेवेन्यू यानी इनकम एक्सपेंस से बड़ा है। क्या हो गया, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ, माइनस कर दीजिए, 7,08,000 माइनस 467,500, 2,40,500। तो देखिए कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कैश सेल 90। फिर से हम पहले मैं करूंगा कैश बेसिस, इनकम एक्सपेंस
कैश सेल 90,000 लेना पड़ेगा। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, माल बेच के पैसा ही नहीं मिला, लेना ही नहीं है। एक्सपेंस 70 आउट ऑफ विच 30,000 स्टिल टू बी पेड, मतलब एक्सपेंस 70,000 है लेकिन इसमें से 30,000 पटाया ही नहीं गया है, तो ये 30,000 क्या कहलाएगा बच्चों? आउटस्टैंडिंग। तो टोटल कितना पैसा पटाया गया? 40। 70,000 एक्सपेंस है, उसमें 30,000 अभी भी पटाया नहीं है, तो पटाया कितना है? 40। और हमें कैश में वही लेना है जो जेब से गया है, तो कितना गया जेब से? 40। एक्सपेंस डायरेक्ट लिख दिया 40। लो, हो गया, और कुछ लेना ही नहीं, उतना ही था। तो 90 माइनस 40 लीजिए, 90 माइनस 40 कितना हुआ? 50। तो कैश बेसिस में कितना आया? 50,000। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस, चलिए एक्रूअल बेसिस को कर लेते हैं। कैश सेल 90, कैश सेल्स 90, क्रेडिट सेल्स, मैंने बोला था क्रेडिट सेल्स को क्या कहते हैं बच्चों? एक्रूड इनकम। आपने माल बेच दिया, आपको लेना पड़ेगा 60,000। क्रेडिट सेल्स 60,000, एक्सपेंस 70, एक्सपेंस हो गया है ना। आउटस्टैंडिंग 30,000 पेड, उसको तो लेना है। तो टोटल एक्सपेंस जब 70 है, चाहे वो पटाया हो चाहे ना पटा, हमें तो लेना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंस 70, तो एक्सपेंस में आप डाल दीजिए 70, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते थे, 40,000 उसने पे कर दिया है, ये उसने पे कर दिया था, और ये उसका आउटस्टैंडिंग था। और मैंने बोला था एक्रूअल में आप जो पे कर दिए वो भी लेना है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी लेना है। तो अगर आप 40-30 को अलग अलग लेते तो भी कितना आता बच्चों? 70। तो मैंने उसको डायरेक्ट ले लिया कि एक्सपेंस कितना है? 70। 90 और 60, 1,50,000 का इनकम और 70 का एक्सपेंस, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1,50,000 माइनस 70, 80,000। कितना प्रॉफिट हो गया एक्रूअल बेसिस में? 80,000। डन, टेक द स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन, कैश बेसिस, क्वेश्चन नंबर 8। इनकम एक्सपेंस, ओके। अर्नड 4 लाख, 4 लाख उसने अर्न किया, आउट ऑफ विच 3,50,000 रिसीव, उसको मिला कितना है? 350। तो जेब में कितना कैश आया है? 350। तो हमें लेना कितना है? कैश रिसीव्ड 350, मतलब इस 4 लाख में 350 अगर उसको मिला है तो 50,000 क्या है? एक्रूड। और कैश में हमें एक्रूड को लेना नहीं है, सिर्फ जो पैसा आया और जो पैसा गया। एक्सपेंस 170, लेकिन आउटस्टैंडिंग 40 है, मतलब खर्चा 170 हुआ है, लेकिन उसके जेब से कितना गया है? 130। क्यों? 170 से 40 को माइनस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग को 130, मतलब उसका खर्चा 1,70,000 हुआ है, लेकिन उसमें 40,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब 40,000 का पेमेंट उसने नहीं किया, तो जेब से गया कितना? 130। तो एक्सपेंस में कितना डाल दूंगा मैं? 130। इसके बाद कंसल्टेंसी फी प्रीवियस ईयर रिसीव्ड, पिछले साल का उसको कंसल्टेंसी फीस मिला 45। मैंने बोला था कैश में प्रीवियस, नेक्स्ट, करंट कुछ नहीं देखते, सिर्फ पैसा आया या पैसा गया। उसको पिछले साल का कंसल्टेंसी फीस कितना मिला है? 45। कंसल्टेंसी फी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का कंसल्टेंसी फीस 45, और उसने पे कितना किया लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का? 20 पे कर दिया, जेब से पैसे चले गए 20। कंसल्ट फीस पेड,
लास्ट ईयर। तो बताइए उसका टोटल एक्सपेंस 1,50,000 और टोटल इनकम 3,95,000। तो बताइए इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस 395 माइनस 1,50,000 2,45,000। ये आ गया कैश बेसिस पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस चलिए अब इसको देखते हैं। एक्रूअल बेसिस में उसने कमा कितना लिया बच्चों? 4 लाख, तो पूरा लेना पड़ेगा। पहले उसको 350 मिला, 50 नहीं मिला। अगर 4 लाख में बच्चों उसको 350 मिला तो कितना एक्रूड हो गया? 50,000 ये एक्रूड है जो उसको नहीं मिला। और मैंने क्या बोला है? एक्रूअल बेसिस में जो मिला है कैश वो भी लेंगे और जो नहीं मिला है वो भी लेंगे। तो आप 350 और 50 को अलग अलग करके लेंगे तो भी 4 लाख आएगा। आप एक साथ ले लीजिए 4 लाख। तो उसका अर्निंग 4 लाख। एक्सपेंस कितना है? 170। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसने कितना पटाया कितना नहीं पटाया। उसने पे कितना किया है? 130 और कितना आउटस्टैंडिंग है? 40। दोनों को अलग अलग करके लेंगे तो 170 आएगा। उसके बजाय आप 170 को डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि जो पे किया है वो भी लेना है, जो आउटस्टैंडिंग है वो भी लेना है। ये आउटस्टैंडिंग और ये पे कर चुका है, तो दोनों को अलग अलग करके लेंगे तो 170 आएगा। उससे अच्छा पूरा एक्सपेंस ले लीजिए। तो एक्सपेंस 170 और इसको लेना ही नहीं है। क्यों? ये प्रीवियस ईयर और ये लास्ट ईयर का। और हमने क्या पढ़ा है? कैश एक्रूअल बेसिस में किसका लेते हैं? सिर्फ करेंट ईयर। और ये दोनों कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का। तो इसको इग्नोर कर दीजिए, लेना ही नहीं है। तो बताइए इनकम मतलब प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस 4 लाख माइनस 1,70,000 कितना प्रॉफिट हो गया? 2,30,000। डन। इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरे 11th की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। आप कुछ क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। एक और बात, कैश और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस है, थ्योरी में लिखा, उसको पढ़ लीजिएगा। कैश का कैलकुलेशन सिंपल है, एक्रूअल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैश में एडजस्टमेंट नहीं होता, एक्रूअल में एडजस्टमेंट होता है। कैश में रियल प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं चलता, एक्रूअल में रियल प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। कैश बेसिस को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एक्रूअल बेसिस को कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है। कैश बेसिस स्मॉल फर्म्स में यूज होता है, जो छोटे मोटे दुकान होते हैं, शॉप्स होती हैं, और एक्रूअल बेसिस बिग फर्म्स में यूज होता है। हैव अ गुड डे।